नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि मैं ये प्रेयर के साथ करता हूँ, भगवान को याद करता हूँ, गुरुओं को याद करता हूँ, उसके साथ शुरू करता हूँ, फिर टॉपिक पर आता हूँ। गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। दोस्तों, ये मैंने अब अपनी प्रैक्टिस बनाई है कि मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो उससे पहले ये दो मंत्रों का उच्चारण मैं उसमें शुरू में करूंगा। हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये अच्छा ना लगे, तो भी मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि भाई अगर आपने नहीं देखना है तो पहले 2 मिनट आप आगे स्किप कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड करने से पहले ताकि मेरे मुख से कुछ भी गलत शब्द ना निकले, तो इसलिए मेरे लिए दोनों, और मैं एक जो बात कहना चाहता हूँ या कन्वे करना चाहता हूँ अच्छी तरह से कन्वे कर पाऊँ, उसके लिए ये दोनों मंत्रों का मेरे लिए बहुत अहमियत है। तो दोस्तों, आज मैं एस्ट्रोलॉजी के कुछ कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करूंगा भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि भृगुनंदी नाड़ी आरजी राव जी की वजह से बहुत फेमस हुई, और उन्होंने इस पे किताबें, लिटरेचर, उनके आगे स्टूडेंट्स ने इसको बहुत अच्छे से ट्रैवल करवाया है। तो लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजी में हर कोई बंदा अपने हिसाब से कुछ सीखता है, और वो जो बेसिक पॉइंट्स को लेकर ही आगे बढ़ता है। तो उन्हीं के साथ अगर मैं उस किताब में लिखी हुई चीज़ों से कुछ अलग कहता हूँ और किसी को अच्छी नहीं लगती है, तो भी ये चीज़ें जो मैं कहने जा रहा हूँ इनको प्लीज़ चेक जरूर कीजिएगा। जैसा कि हमें पता है कि भृगु नंदी नाड़ी में ट्रांजिट का बहुत अहमियत है, यानी कि सारी की सारी प्रिडिक्शंस ट्रांजिट के बेस पे पड़ती है, नेटल चार्ट के ऊपर से जब ट्रांजिट हो रहा होता है। पर्टिकुलरली जो ज़्यादा अहमियत है वह गुरु यानी जुपिटर की, सैटर्न, शनि, राहु और केतु, इन चार प्लैनेट्स, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम तक इनकी एक भाव में ऊपर से गोचर करते हैं, तो इस वजह से इनका काफी अहमियत है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या शिक्षा के हिसाब से देखें या एस्ट्रोलॉजर के कॉम्बिनेशन देखें, नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी चार प्लैनेट बहुत अहमियत रखते हैं। उनमें से एक मरकरी है, बुध है, जो कि वो शिक्षा का कारक है, और भृगु नाड़ी में भी हम उससे शिक्षा देखते हैं। दूसरे नंबर पे शनि है। शनि दुख भाव का है। जब बंदा दुख होता है, बहुत कम होंगे जिन्होंने बहुत ही अपनी मतलब मन से या बगैर अपने आप को दुखी करे, अगर उनका मन दुखी ना हुआ हो या उनको कोई दुख ना रहा हो लाइफ में, या उनको कोई कष्ट ना रहा हो, या उन्होंने सुखी भाव में ही एस्ट्रोलॉजी सीखी। मैक्सिमम जितने लोग होंगे, मुझे इसका कोई डाटा नहीं है, कोई सर्वे नहीं किया है, लेकिन आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों ने जब एस्ट्रोलॉजी सीखी है तो वो किसी ना किसी प्रकार के दुख से जरूर गुजर रहे होंगे। तीसरा जो है वो गुरु का है, या जुपिटर आप कह सकते हैं, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बगैर किसी भी प्रकार की सफलता, ये एजुकेशन के मामले में कह लीजिए या ये कह लीजिए बगैर कोई डिग्री के ज्ञान के कह लीजिए एस्ट्रोलॉजी के, इसमें गुरु का आशीर्वाद बहुत चाहिए। और जुपिटर का मतलब एक प्लेनेट, ऐसा प्लेनेट है जिससे हम कहते हैं कि वो सक्सेस, किसी भी जिसके साथ जुड़ जाता है उसको सक्सेस में उसका बहुत योगदान रहता है। तो ये बेसिकली अगर आप ये तीन प्लेनेट को ले लें कि बुध, शनि और गुरु, लेकिन इसके अलावा क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजी के पार्ट ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि वे देवताओं के अलावा वो राक्षसों से कह लीजिए या आप उन राक्षसों के गुरु की कह लीजिए, शुक्र का भी रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुक्राचार्य थे, जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो पार्ट निकला उसमें से, या बहुत सारी और चीजों को बगैर में डिटेल में जाए, मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ विद्याएं ऐसी थी जो शुक्राचार्य जी के पास ही थी और किसी के पास नहीं थी। अगर उनका भी रोल किया जाए और उसको यूज किया जाए
तो एस्ट्रोलॉजी में भी उसका बहुत अहमियत है। पांचवा जो भृगुनंदी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलने जा रहा हूं कि उसमें केतु प्लेनेट का बहुत बड़ा रोल है। तो जो भृगुनंदी नाड़ी में मैंने देखा है कि मैक्सिमम केसेस में सैटर्न यानी शनि और केतु, सैटर्न और केतु की युति 1-5-9 या 2-12 की हो तो वह जातक एस्ट्रोलॉजी में अच्छा करता है। इसके अलावा मैं कुछ अभी एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट डिस्कस करूंगा। उन चार्ट्स में आपको ये बताने की, उन चार्ट्स के द्वारा ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये चार्ट्स अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के हैं, बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर्स के हैं। कुछ इनमें से हो सकता है कि बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी सीखी हो, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मिडिल स्टेज में जाके लाइफ की एस्ट्रोलॉजी सीखी है या अपना एक कैरियर पहले किसी और चीज में बनाया है और बाद में एस्ट्रोलॉजी में आए हैं। ये कई चीजें मैं इसमें करूंगा, तो आप इसके एग्जाम्पल के द्वारा, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं बताने वाला, बट ये सारे के सारे चार्ट बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर्स के हैं और भृगुनंदी नाड़ी का ही कंसेप्ट यूज करके मैं सिर्फ बताने की कोशिश करूंगा कि भाई कैसे इसमें हम एस्ट्रोलॉजर कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, इसके या कौन उससे अपना अच्छा काम कर सकता है या कौन उसमें कॉमर्शियल एंगल लेके आएगा, वो अपने आप डिसाइड कीजिएगा। मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा हिंट करूंगा क्योंकि 6 चार्ट हैं और 6 के 6 फेमस रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने बहुत आगे एस्ट्रोलॉजी में योगदान दिया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो ऋषि हैं, लेकिन वो, आप ये जरूर कहूंगा कि वो एक मॉडर्न आज के टाइम में वो ऋषि से भी कम नहीं है। चाहे वो पैसे के लिए करते हो, चाहे वो फ्री सेवा करते हो, लेकिन अगर आप कहीं भी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो आपकी बहुत अच्छाइयों के साथ एक दो आपकी दूसरी चीजें भी साथ ट्रेवल करती हैं। तो मैंने सिर्फ उनकी अच्छाइयों को पकड़ा है और अच्छाइयों पे ही मैं ध्यान दे रहा हूँ। और किसी का जब आप रेफरेंस करते हो या किसी से आप सीखते हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से सीखते हो, चाहे किताब के माध्यम से सीखते हो, अगर आप जब सीखने की भावना रखते हैं तो उस किताब में अगर आपको कोई विरोधाभास वाली बात भी निकलती है या कोई आपको ऐसा क्वेश्चन मार्क वाली बात निकलती है तो आप उसको ओवरलुक करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई भी आप टॉपिक किसी के द्वारा भी सुन रहे हैं, आप उसमें से अपने लिए वो चीज निकाल लीजिए जो आपके लिए अच्छी है। एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सामने कह रहा है उसकी बात को आप काटो मत, आपको नहीं अच्छी लगती उसको मत अपनाओ, और अगर आप उसकी बात काटोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्म के हिसाब से भी खिलवाड़ कर रहे होगे। वो उसका कर्म है कि वो जो आपके सामने बात कह रहा है वो किस हिसाब से कह रहा है, आप उसके कर्म में क्यों इंटरफेयर करते हो। इसी करके आजकल आप बहुत सारे वर्ड सुनोगे, कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी है, आप कहोगे कि भाई कुछ और प्रकार के भी मेथड्स हैं जिनसे दशाएं भी इतनी बन गई हैं कि आप बहुत सारे कंफ्यूज होगी और कोई एक बंदा तो सब में महारत हासिल नहीं कर सकता है। तो इसी हिसाब से मैं अपना एक जो छोटा सीखा है, चाहे मैंने एस्ट्रोलॉजी को किसी गुरु के पास से सीखा है, चाहे मैंने लिटरेचर से पढ़ा है या यूट्यूब से पढ़ा है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और उनको सबको अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ चीजें मुझे इसमें सिखाने में योगदान दिया। ये पहला चार्ट दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं। यह, जैसा आप जानते हैं, भृगुनंदी नाड़ी में हम लोग भाव को महत्व नहीं देते हैं लेकिन राशि को बहुत महत्व देते हैं। वो राशि को हम बहुत महत्व देते हैं। तो मेरा पहली बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो एस्ट्रोलॉजर का अगर किसी के कॉम्बिनेशन देखना है उसमें देखो उसका 11 यानी एक्वेरियस और 8 यानी स्कॉर्पियो या वृश्चिक या कुंभ, ये कहाँ बैठे हैं और क्या वो अच्छी डिग्निटी में हैं। ये दो भाव या दो राशियां, आप कह लीजिए दो राशियां, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं एक बंदे को एस्ट्रोलॉजर बनने में। तीसरा इसके साथ अगर आप जोड़ दें तो धनु और मीन
यानी सजिटेरियस और पाइसिस, और उसके अलावा आप इसमें टॉरस, ये राशियों को भी आप ध्यान में रखिए। इनका कहीं ना कहीं आपको बहुत सिग्निफिकेंस मिलेगा। तो मैंने आपको बोला, सबसे पहले बोला आपको कुंभ, दूसरे नंबर पे बोला आपको वृश्चिक, तीसरे नंबर पे बोला आपको सजिटेरियस, चौथे नंबर पे बोला या धनु, चौथे नंबर पे बोला मीन पाइसिस, और पांचवें पे बोला आपको टॉरस यानी वृष। तो इनको आप ध्यान रखिएगा राशियों के हिसाब से। इनका किस भाव से या किस मतलब, इसमें भृगुनंदी की बात करें तो हम किस त्रिकोण के हिसाब से या युति के हिसाब से ये राशियां वहां पर इन्वॉल्व हैं कि नहीं। तो ये पहला चार्ट में देखिए, यहाँ पर हम जैसा भृगुनंदी नाड़ी में देखते हैं युति के मामले में या कंजक्शन के मामले में, जो दो अब युति जो ग्रहों के बीच में होती है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 159 को देते हैं। तो सैटर्न को आप पकड़ लीजिए, क्योंकि मैंने सैटर्न और केतु बोला है, जैसा शुरू में बोला है, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, भृगुनंदी नाड़ी में सैटर्न और केतु का बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% अच्छे एस्ट्रोलॉजी के लिए, भृगुनंदी नाड़ी के लिए इन्हीं का रोल मैं एज ए एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर यहाँ पर 4, 8, 12 भाव को पकड़ते हैं, क्योंकि 159 की इसमें युति हो जाएगी 159, और यहाँ पर इन प्लैनेट्स की आप डिग्री भी देख लीजिए। सैटर्न 10 डिग्री पे है, और चंद्रमा 23 पे है, तो उससे पहले आ जाएगा आपका केतु, वो 21 डिग्री पे है। यानी सैटर्न और केतु की युति ज्यादा स्ट्रोंगर है एज कंपेयर टू सैटर्न और मार्स, या सॉरी मून। तो इसका मतलब जो ये युति बनी 4, 8, 12 भाव को लेते हैं, वैसे इसको मैं भाव में भाव कह रहा हूं, लेकिन इसमें अगर आप राशि देखेंगे तो इसमें राशि आ गई है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो इनके हिसाब से सैटर्न और मून बैठे हैं टॉरस में और केतु बैठा है वर्गो में। तो इनके डिग्री के हिसाब से पहले सैटर्न, फिर केतु, फिर चंद्रमा। तो 159 का सैटर्न और केतु का योग बन गया। इसके अलावा अगर आप कुछ और देखना चाहें 212 वाला, 212 वाले में आप देखिए यहाँ सैटर्न के साथ कोई नहीं है, केतु के साथ जरूर है। केतु के साथ अगर 12 यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे मरकरी और यहाँ पे वीनस भी है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन, मतलब इस जातक की जो भी एजुकेशन रही होगी, इसने पहले किसी और फील्ड में की होगी, बाद में क्योंकि मरकरी के आगे केतु है, तो मरकरी के आगे केतु होने की वजह से इसने अपनी एजुकेशन की लाइन जरूर चेंज की होगी। और एक ये बहुत ही फेमस पर्सन है जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए, लेकिन उनके चार्ट से मैं ये बता रहा हूँ कि भाई ये इसमें एस्ट्रोलॉजर के पूरे वो जो मैंने कंसेप्ट लगाए हैं या आपको रूल शेयर कर रहा हूँ वो इसमें कवर होती हैं। उसके अलावा आप ये देखिएगा कि यहाँ पे जुपिटर भी सैटर्न को देख रहा है और सैटर्न जुपिटर को देख रहा है। अगर जुपिटर सैटर्न को देख ले तो बंदे का जो प्रोफेशन होता है वह एक बार जरूर चेंज होता है। चाहे वो पहले जॉब करता हो तो बाद में अपना काम करेगा, या पहले अपना काम करता हो तो बाद में जॉब करेगा। तो ये एक चार्ट मैंने आपको पूरा अपने जितने भी नॉलेज मैंने इकट्ठी की थी एस्ट्रोलॉजर के कॉम्बिनेशन देखने के लिए भृगुनंदी नाड़ी से, वो है आपके सामने बता दिया। 159 के हिसाब से सैटर्न, केतु और चंद्रमा की युति है। 17 के लिए यहाँ पर सैटर्न और जुपिटर आमने सामने बैठे हुए हैं, और उसके अलावा 212 के लिए केतु के साथ मरकरी और वीनस भी बैठे हुए हैं। वीनस मरकरी मार्स एंड केतु। तो इस तरह से यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अब आइए दूसरे चार्ट पे चलते हैं। दूसरे चार्ट में भी हम पहले सबसे पहले सैटर्न को लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हम सैटर्न से देखने की कोशिश करते हैं। अगर सैटर्न या थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, इसके हिसाब से अगर देखें तो 9 नंबर उसमें बैठा है, तो 9 नंबर के हिसाब से यानी जहाँ 1, 5, 9 लिखा होगा
वो इसके ट्राइन में आ जाएंगे। तो 3, 7 और 11 भाव को लेते हैं तो वहां पे राशियां 9, 1, 5 लिखी होंगी, वहां पे सिर्फ सैटर्न है। लेकिन आप इसमें एक और चीज देखिएगा कि अगर हम केतु से देखते हैं 1, 2, 3, 4 केतु के साथ इसमें यहाँ पर 4th का है, लेकिन कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। लेकिन सैटर्न के हिसाब से अगर देखें 159 का, वो हमारा इसमें सैटर्न अकेला है 159 में, और उसके ऊपर कोई भृगुनंदी नाड़ी वाली जो 212 वाली भी सैटर्न के साथ रिलेशन नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए केतु जो इनका वर्गों में बैठा हुआ है, केतु से अगले भाव में यानी इसमें तुला राशि में यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है। तो जैसा मैंने आपको प्लेनेट बताया कि भाई इन 4 प्लेनेट जो मैंने आपको बताए थे उनका एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होगा, वो कहीं ना कहीं जाके रोल जरूर प्ले करेंगे। और इसके अलावा 2, 6, 10 आप यहाँ देखिए 2, 6, 10 यानी यहाँ पर 8, 12 और 10। तो यहाँ पर राहु जुपिटर के साथ है। तो इसके कॉम्बिनेशंस मैं अभी नहीं बताऊंगा क्या एक्सपेंशन होता है, कैसे नॉलेज एक्सपेंशन होगी या कैसे उसका और चीजें एक्सपेंशन होंगी। लेकिन जो चीजें जहां पर मुझे प्रोमिनेंस दिखाती हैं एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए, पहला इसमें कॉम्बिनेशन अगर हम जैसे देखें, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सैटर्न 159 में अकेला होने की वजह से 212 की किसी के साथ युति नहीं है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये जातक शुरू से एस्ट्रोलॉजर रहा हो। लेकिन जब आप इनका दूसरा इसमें देखेंगे कॉम्बिनेशन में, सेकंड में आते हैं, इसमें यहाँ पर केतु जो है वो 12.3 यानी 12 डिग्री का पकड़ लीजिए, और यहाँ पर मरकरी जो है वो 20 डिग्री का है, और शुक्र जो यहाँ पर है अगले भाव में 3 डिग्री का है। तो यानी शुक्र, केतु और बुध, जैसे ये 3 चीज मैंने बताई है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग इसको प्रोफेशन, इसका मतलब जाके इंटरेस्ट दिखाता है कि एस्ट्रोलॉजी में इसको पीछे से पिछले जन्म से एस्ट्रोलॉजी का जो इंटरेस्ट रहा या नॉलेज रही, या इसमें कहीं ना कहीं आगे चल के ये एस्ट्रोलॉजर बने। और ये पर्सन, उनका चार्ट है जो पहले एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, किसी और प्रोफेशन में थे, बाद में बहुत ही लार्ज स्केल पे और एक बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने एस्ट्रोलॉजी में काम किया। नेक्स्ट चार्ट में आप फिर आते हैं। एक मैं पिछले चार्ट में आपको एक चीज बतानी भूल गया, जहां से आपको लगेगा कि भाई शायद मैंने बाद में वो चीज जब मैं आपको बताऊंगा कंक्लूजन के द्वारा या इन्फ्रेंस के द्वारा जब मैं ड्रॉ करूंगा इन चार्ट से, पर यहाँ पर सैटर्न जो है वो गुरु की राशि में सेजिटेरियस में है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि सेजिटेरियस राशि में भी उसका गुरु और शनि का कुछ ना कुछ संबंध बना हुआ है। नेक्स्ट में आप देखेंगे, फिर हम सैटर्न को पकड़ते हैं। सैटर्न यहाँ पर अगर जिस हिसाब से देखें तो 159 कॉम्बिनेशन लेते हैं, सैटर्न के साथ राहु है। मैंने जैसा अभी किसी से चार्ट में देखा या कोई बता भी रहा था कि भी अगर सैटर्न और राहु हो तो उस बंदे को एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेंसी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसको प्रॉब्लम आती है। तो ये कॉम्बिनेशन इसमें बैठा हुआ है, बट ही इज आल्सो वेरी रिनाउंड पर्सन इन एस्ट्रोलॉजी। ये बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं, सीनियर पर्सन है एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन यहाँ पर इनका अगर देखेंगे तो सैटर्न 13 डिग्री पे है और राहु 17 डिग्री पे है, और 159 कॉम्बिनेशन के हिसाब से 3, 7, 11 में देखें तो 7 और 11 में कोई प्लेनेट नहीं है। तो एक चीज, दूसरी बात है कि जो इसमें अगर केतु जो है उसमें 17 की एक्सपेक्ट सैटर्न के ऊपर है, तो सैटर्न का डायरेक्टली इसके साथ कॉम्बिनेशन बन गया जो हमने डिस्कस किया कि सैटर्न में या 159 हो और या 212 हो या 17। वो मैं डिटेल में बाद में कभी बताऊंगा कि 7 एस्पेक्ट्स को क्यों हम एज ए मतलब 212 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। किसी और वीडियो में मैं आपको ये एग्जाम्पल के साथ शेयर करूंगा। एक चीज ये हो गई।
दूसरी बात, तीसरी जो पहली थी सैटर्न, जो इसमें देखा राहु के साथ है, ट्राइन में और कोई नहीं है, लेकिन केतु की एस्पेक्ट जो रिलेशन बन रहा है वो सैटर्न से बन रहा है। तो सैटर्न से बनने की वजह से उसका पूरा रोल है। केतु सजिटेरियस साइन में है और इसमें हम और कोई चीज का रूल नहीं करते, इसमें तीन ही हम चीज देख रहे हैं जो मैंने अभी अपने लॉजिक लगाने के हिसाब से चार्ट में किया। फोर्थ चार्ट में आ जाते हैं। फोर्थ चार्ट में भी यहाँ पे एक तो डायरेक्टली अगर सैटर्न से हम पकड़ते हैं तो सैटर्न फोर्थ हाउस में है, तो 4, 8, 12 वाले भाव में देखेंगे तो सैटर्न जो है वो रेट्रोगेट होके इसी में सेजिटेरियस साइन में बैठा हुआ है 9 नंबर में, और मार्स उसके साथ है। लेकिन अगर केतु का देखें तो केतु का कॉम्बिनेशन इसके साथ नहीं बन रहा अभी, क्योंकि केतु का जो बन रहा है वो 4 और 10 का बन रहा है बेसिकली, तो हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे उसको भी, वो किसी और चीज के लिए कंसिडर होता है। तो इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो मरकरी और जुपिटर दोनों 11th हाउस में बैठे हैं। मरकरी और जुपिटर दोनों 11th हाउस में बैठे हैं। मैंने पहले ही कहा कुंभ 11, स्कॉर्पियो, वृश्चिक 8। तो अगर हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी देखें तो ये 11वां भाव है। तो 11वां भाव या 11 नंबर एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर मरकरी और जुपिटर दोनों बैठे हुए हैं, तो इनका भी इसमें सिग्निफिकेंस है। और दूसरा अगर हम देखेंगे 3, 7, 11, 3, 7, 11 में देखेंगे राशियां कौन सी की, वाटरी साइन है 8, 12 और 4। इसमें राहु का जो कॉम्बिनेशन है मरकरी जुपिटर एंड प्लस राहु है, तो उसने तो एक्सपेंशन नॉलेज का देना ही देना था, एजुकेशन का और उसका। तो ये 4 चार्ट हो गए। अब आते हैं 5वें चार्ट पे। 5वें चार्ट पे हम देखते हैं जो सैटर्न है वो अगेन 5th हाउस में बैठा है, लेकिन 5th हाउस हम इसमें क्योंकि हाउस तो लेते ही नहीं भृगुनंदी नाड़ी में, लेकिन हम राशि का सिग्निफिकेंस जरूर लेते हैं, राशियां कंसिडर करते हैं। बाकी कुछ नाड़ियां हैं जिनमें लगन कंसिडर करते हैं, कुछ में आप कह सकते हैं कुछ और कंसिडर करते हैं प्लस पॉइंट, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में भाव, उनकी एस्पेक्ट और राशि किस में वो ग्रह बैठा हुआ है उसको जरूर कंसिडर करते हैं, क्योंकि उससे फ्लेवर या सिग्निफिकेंस उसका चेंज होता है। सॉरी। तो सैटर्न यहाँ वृश्चिक में बैठा हुआ है, एक प्लस पॉइंट हो गया। और दूसरा सैटर्न जो है रेट्रोगेट है और वो 1.57 का है, यानी बहुत ही इनिशियल स्टेज का है। तो ये पिछले भाव का वैसे ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन दे रहा है, तो केतु से जाके मिल गया। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे भी फिर सैटर्न, केतु एंड मून की कॉम्बिनेशन फिर बना, वृश्चिक साइन भी कंसीडर हो गया। और उसके अलावा जब अगर हम यहाँ से लेंगे 4, 8, 12 में तो यही बनता है, क्योंकि 3, 11 और 7 नंबर की राशियां यानी एरी साइन यहाँ पर है। अगर इसके साथ इसमें सैटर्न का हम लेते हैं 1, 5, 9 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो सैटर्न और यहाँ पे मरकरी, सैटर्न, वीनस एंड मरकरी, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया इसका 159 के हिसाब से। तो एजुकेशन के लिए उसने उसके तरफ लेके आना ही था। और दूसरा अगर हम इसमें देखेंगे केतु का इसके साथ अगर कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि सैटर्न जो मरकरी के आगे राहु और सन है, राहु एंड सन है 212 में, तो इन्होंने भी इस जातक की एजुकेशन या एरिया में चेंज करवाया है। ये पहले किसी और प्रोफेशन में, बाद में एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट लास्ट चार्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, तो इस चार्ट में आप देखेंगे दोबारा से डायरेक्टली जो फर्स्ट हम कम्युनिकेशन जो कॉम्बिनेशन की बात की सैटर्न और केतु का, वो मिल रहा है सैटर्न और केतु का। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो वृश्चिक साइन में ही है, जो कि 8th हाउस है, एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। सैटर्न और केतु से नेक्स्ट आगे मरकरी बैठा हुआ है, यानी ये जातक पीछे से ही एजुकेशन इस फील्ड की लेके आगे आ रहा है। और मरकरी जो है वो जुपिटरियन साइन में बैठा हुआ है। तो इस तरीके से आप अगर हम इसको देखें तो 4, 8, 12 में कोई नहीं है। 4, 8, 12 में मतलब इसका
वाटरी साइन भी है और ये रियल हाउसेस भी हैं, लेकिन मुझे भाव से मतलब नहीं है, मुझे तो साइन से मतलब है। तो यहाँ पे अगर ट्राइन बनेगा तो ये 4, 8, 12 का ट्राइन बनेगा जहाँ पे राशियां हैं। तो इसमें सिर्फ सैटर्न और केतु है, उससे 212 में आगे जाके मरकरी है। और इसके ऊपर भी अगर हम जुपिटर का भी देखें एस्पेक्ट, तो वो थर्ड में जाके रहता है, 3 और 311 का मतलब रिलेशन बनता है। वो भी एस्ट्रोलॉजी में काफी अच्छा देखा जाता है, अच्छी तरह से माना जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू जो मैंने पहले बोला 159, 17 या 212 का। तो मैंने जितने भी आपको जो चीज बताने की कोशिश की साइन के द्वारा, मैंने जैसे राशि बोली है, राशि में आपने देखा होगा कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक केस ले रहा हूं, अगर किसी का सैटर्न ना सॉरी वर्गो असेंडेंट है कोई मैट्रिक, अगर वर्गो असेंडेंट है तो उसके 6 हाउस में 11 नंबर यानी कुंभ साइन आएगा। जैसा मैंने कहा कि कुंभ साइन एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में बहुत अच्छा माना जाता है, तो ये जातक एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें, अगर यहाँ पर अगर 1 नंबर का यानी एरीज का एसेंडेंट है तो 11 नंबर यहाँ आएगा, या कोई भी और अच्छे भाव जो अच्छे भाव माने गए हैं वहां पर 11 नंबर हो या 8 नंबर हो तो जातक एस्ट्रोलॉजी में अच्छा कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट भृगुनंदी नाड़ी के जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको मैं एक बार दोबारा आपके सामने रिपीट करता हूँ। ये चार्ट है, ये मैं इसको नहीं लेता हूँ अभी, इसको छोड़ते हैं, बाद में कभी और किसी केस में हम कंसिडर करेंगे। तो नेक्स्ट जो अभी चीजें मैं आपसे बताने लगा हूँ वो इन पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि सैटर्न और केतु कंजक्ट हों 159 यानी त्रिकोण होना चाहिए। अगर आप 2, 6, 10 लेंगे यानी 2, 6, 10 राशि, राशि का मतलब अर्थ साइन, जो हम अर्थी साइन लेते हैं उनमें हो तो भी 159 का कॉम्बिनेशन है। 3, 7, 11 एरी साइन है, वो भी 159 कॉम्बिनेशन में। 4, 8, 12 वाटरी साइन है, वो भी 159 कॉम्बिनेशन में है। या हम फायर साइन लेते हैं, फायरी साइन लेते हैं 159, उनमें तो 159 का कॉम्बिनेशन है। और तो सैटर्न और केतु अगर 159 कॉम्बिनेशन में है या 212 कॉम्बिनेशन में है तो जातक एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। जुपिटर की अगर 7th दृष्टि सैटर्न पे पड़ रही हो या दोनों का कंजंक्शन भी हो 159 का, तो वो भी एस्ट्रोलॉजी में एक अच्छा काम करने के लिए जातक को आप कह सकते हैं मोटिवेट करता है। या तीसरा जो रूल है, सैटर्न इन सजिटेरियस और पाइसिस और टॉरस साइन, अगर शनि या तो धनु राशि में हो या मीन राशि में हो या वृषभ राशि में हो तो भी जातक अगर ऊपर वाली एक भी कंडीशन के साथ मैच हो जाए तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत मेहनत करता है। चौथा जो है, अगर जुपिटर कैप्रिकॉर्न साइन में हो, आप पहले भी देखेंगे कि कितने एस्ट्रोलॉजर्स की मैं बताता हूं आपको कि जुपिटर देखिए यहाँ पे 10 में है, और अगर जाएंगे किसी के में भी देख सकते हैं जुपिटर यहाँ पे 10 में है। ठीक है, और भी किसी अगर हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका रोल होगा। तो ये एग्जाम्पल अभी फिलहाल मेरे पास यही है, तो इनमें दो 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 3 में एग्जाम्पल में 1, 2 और एक पिछली स्लाइड में 3 में मैंने आपको बताया कि जैसे ये रहे, इनमें जातक के जुपिटर का कैप्रिकॉर्न में यानी डेवलेटेड जुपिटर भी एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए बहुत अहम या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। या जुपिटर अगर कैप्रिकॉर्न में हो, उसके अलावा वीनस इन पाइसेस भी एक स्टेज पे आके जातक को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट क्रिएट करता है। वीनस एंड राहु कॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, वीनस एंड राहु कॉम्बिनेशन विल डाइवर्ट टुवर्ड्स तांत्रिक स्टडी और प्रैक्टिस। मैं ये नहीं कहता उनको तांत्रिक बनाएगा,
लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ उनका इंटरेस्ट जो होगा वो तांत्रिक वाली एजुकेशन की तरफ जरूर एक ना एक बार उनको मोटिवेट करेगा, या उनको वो बुक्स उस फील्ड में पढ़ने के लिए उनके सामने जरूर लेके आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो मैंने अपनी जो लर्निंग के द्वारा जो ज्ञान इधर उधर से एग्जाम्पल के प्रैक्टिस द्वारा जो इकट्ठा किया है उसको मैं कन्वे करने में कामयाब रहा हूँगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। अगर हो सके तो आप उनको भी ये चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करें, क्योंकि अगर जब मेरा चैनल चलेगा तो मैं और भी अच्छी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अच्छी वीडियो बनाऊं, एक ऐसे टॉपिक पे बनाऊं जो पहले किसी और ने ना बनाई हो। कम से कम मैं ये दावा नहीं करता कि भी मैं वो चीज आपको दे रहा हूँ जो किसी और ने आज तक नहीं दी, पर मैं ये दावा जरूर करता हूँ कि मैं जिस हिसाब से एग्जाम्पल के साथ, इतने एग्जाम्पल के साथ चार्ट लेके आता हूँ, आप किसी का भी वीडियो उठा के देख लीजिए, इतने एग्जाम्पल किसी ने नहीं दिए होंगे। फिर भी अगर कोई गलती हो तो मैं उसके लिए पहले से ही माफी मांगता हूँ, क्योंकि आज के चार्ट्स जो मैंने लिए हैं वो इंटरनेट के थ्रू जो डाटा अवेलेबल है, चाहे एस्ट्रोसेस के अवेलेबल है, चाहे किसी और वेबसाइट से अवेलेबल है, बहुत ही रिनाउंड फेमस एस्ट्रोलॉजर्स का ये इंफॉर्मेशन उठाया है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का डेट ऑफ बर्थ शेयर नहीं किया, सिर्फ भृगु नाड़ी के कंसेप्ट को यूज करते हुए कि कैसे एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के बनने में वो सहायक हो सकते हैं उनको डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।